हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनलॉकिंग ऑफ टॉपर्स माइंड। आप लोगों ने आज तक शर्मा जी के बेटे की बात सुनी होगी, उसकी कहानी सुनी हुई होगी। आज मैं आपके सामने गुप्ता जी के बेटे की कहानी लेकर आया हूँ, एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी जिसने अपनी जर्नी बिल्कुल आप ही की तरह से स्टार्ट की और अपने ड्रीम्स को अचीव किया। तो आज हम बात करेंगे आदित्य गुप्ता के बारे में, जो आईआईटी दिल्ली से सीएस ब्रांच में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे हैं और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 80 अचीव किया। तो बात करते हैं आदित्य से। आदित्य, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। चलो, तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में ये जानना चाहूँगा कि जब आपने जेई के बारे में सोचा कि आपने सोचा कि मुझे आईआईटीज़ या एनआईटीज़ जैसे प्रेस्टीजियस कॉलेज में कभी जाना है, या आपने सोचा कि मुझे अपनी जर्नी को एज ए आईआईटीएन कंप्लीट करना है, तो आपने प्रिपरेशन के बारे में क्या सोचा कि कैसे मुझे कोटा ही आकर प्रिपेयर करना है? हाँ, मतलब कोटा में मतलब जो मेरे ब्रदर का भी एक्सपीरियंस था, कोटा में ये था कि आपको एक पीयर ग्रुप बहुत अच्छा मिल जाता है। मतलब टीचर्स फैकल्टी भी एक बहुत रिफाइंड कोटा में मिलती है। उसके अलावा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं वैल्यू सबसे ज़्यादा करूँगा, दैट इज़ अ पीयर ग्रुप जो कोटा में मिलता है। मतलब उसका एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिल सकता इंडिया में। बिल्कुल। तो आदित्य, आज हम लोग बात करेंगे कि एक एवरेज स्टूडेंट के बारे में, क्योंकि कोटा में जो भी एक बच्चा आता है उसके दिमाग में ये रहता है कि जो आईआईटी जैसा एग्ज़ाम जो वर्ल्ड में टॉप 3 में डिफ़िकल्टी लेवल को रखता है, कैसे हम उसमें सक्सीड हो सकते हैं। तो उसके दिमाग में रहता है कि एक टॉपर किस तरह से पढ़ता है, एक टॉपर के माइंड में क्या चलता है कि मैं अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करूं, अपनी स्टडी को किस तरह से मैनेज करूं कि मैं अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकूं। तो एक नॉर्मल बच्चे के मन में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं टॉपर्स एक्चुअली अपनी रियल लाइफ में क्या करते होंगे, जो वो इतना बेहतर प्रदर्शन करते हैं और इतनी अच्छी रैंक ला पाते हैं। कैसे वो अपने क्लासेस को मैनेज करते हैं, कैसे वो अपने नोट्स को कंप्लीट करते होंगे, कैसे वो होमवर्क करते होंगे, क्या कभी उनका भी बैकलॉग नहीं होता होगा क्या? ऐसी चीज़ें दिमाग में रहती हैं। तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? मतलब टाइम मैनेजमेंट को लेकर मेरे को भी बहुत लेट समझ में आया, मतलब क्योंकि इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेज कैसे करना है। तो जो मेरा पर्सनल चीज़ें रहती थी, इट वाज कि एक तो डेली टास्क लिस्ट ज़रूर लिखता था। उसमें चाहे कुछ भी नहीं होगा ना उस दिन, तो मैं कुछ भी टिक नहीं करूँगा, बट डेली टास्क लिस्ट लिखने से आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपने एक्चुअली क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मतलब विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कुछ मिस कर रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि यार मैं ये चीज़ मिस कर रहा हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दिन की कुछ एक्टिविटीज़ शुड बी कि ये तो करना ही है, इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता हूँ। उन चीज़ों को एकदम फिक्स कर दो। जैसे मेरा सुबह उठने का टाइम वॉज फिक्स, रात में 10:30 11 से तो लेट बिल्कुल नहीं होता था। और क्लास से जाते ही मतलब बीच में लंच टाइम के ड्यूरेशन में मैं तारक मेहता देखूंगा, और वो लंच टाइम का ब्रेक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे नहीं ब्रेक लेता था मेरा दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता था। ऐसी कुछ चीज़ें आपको हैबिट्स को एकदम फिक्स करना पड़ेगा। एंड बाकी चीज़ों के लिए आपने ऑलरेडी एक टास्क लिस्ट बना रखी होगी जो कि आपको हेल्प करेगी कि जब भी आपको पढ़ने का मन होगा या जो आपका बाकी टाइम होगा जिसमें आप पढ़ रहे होंगे कि आपको क्या करना है, आप उसमें सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो वो इम्पोर्टेंट। आदित्य, जैसे बच्चों के दिमाग में बहुत मेन चीज़ रहती है कि सर हम क्या रिवीजन, हम रेगुलरली पढ़ते हैं, हम सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करते हैं, लेकिन हम रिवीजन नहीं कर पाते, और रिवीजन करते हैं तो चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उसके लिए ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चा उन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज भी कर सके और लंबे समय तक उसके दिमाग में वो कंसेप्ट्स बने रहें? मतलब पढ़ते समय ही आप काफ़ी, मतलब जैसे सर का पढ़ाना एक अलग होता है, एक खुद का पढ़ना एक अलग होता है। सेल्फ स्टडी में टाइम दोगे तो अपने आप चीज़ें कहीं ना कहीं याद रहेगी ज़्यादा, जिससे कि क्या होगा, जब आप रिवाइज भी करोगे ना, तो पहली चीज़ आपको रिवाइज करने में उतना टाइम नहीं लगेगा, और दूसरी चीज़ जैसे ही आप रिवाइज करोगे, नोट्स भी खोलोगे, आपको अपने आप सही चीज़ें याद आने लगेंगी। मतलब एक लाइन पढ़ोगे बट आपको पूरा पैराग्राफ याद आ जाएगा अपने आप, अगर आप सेल्फ स्टडी में ज़्यादा टाइम दोगे तो स्टार्टिंग से ये हैबिट रखें कि सेल्फ स्टडी में ज़्यादा टाइम दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा आदित्य, मेरा मेन कंसर्न एक और था कि कई बार क्या होता है, कभी किसी हेल्थ के कारणवश, किसी कारणवश एक बैकलॉग अगर क्रिएट हो जाए बच्चे का, और वो मान लीजिए कि क्लासेस नहीं कर पाया फॉर सम डेज, 3 दिन 4 दिन उसकी क्लासेस छूट गई, तो वो बच्चा बहुत पीयर प्रेशर में आ जाता है कि अब मैं कैसे चीज़ों को कंप्लीट करूं, क्योंकि अब तो शायद हो सकता है कि अब तो डेली होमवर्क मिल रहा है, अब मैं इसको कंप्लीट करूं या पुराना बैकलॉग कंप्लीट करूं। तो उसके बारे में अपन क्या बच्चों को सलाह दे सकते हैं? लाइक बैकलॉग के लिए तो मेरा ये रहेगा, क्या मतलब तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? ऑब्वियसली बैकलॉग सबका होता है। मतलब मेरी तबीयत खराब नहीं थी, बट मैंने मतलब थोड़ा लैक कर गया कि उन दिनों कम काम किया, तो अपना बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। एंड आई थिंक सबका होता है, हमारे पूरे बैच का था।
तो बैकलॉग इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। पहली चीज़, इसको लेके परेशान नहीं होना, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। काम रहना है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करोगे तो वो चीज़ ख़त्म हो सकती है। एंड ये समझना पड़ेगा कि मतलब आप चीज़ों को नोट करो कि क्या क्या बचा है, क्या क्या बचा है। लाइक हमारा जब कोर्स कंप्लीट हुआ था, हमारे टीचर्स ने यही बोला था कि तुम पहले बस चीज़ों को नोट करो, तुम्हारा क्या क्या बचा है। एंड फिर जब हमने नोट करा, हमें खुद रियलाइज़ हुआ यार इतना नहीं बचा जितनी हम हाइप क्रिएट कर रहे थे उस चीज़ को लेके। फिर भी हमने उन चीज़ों को फिर धीरे धीरे कम किया। एंड बैकलॉग एक बार क्रिएट होने के बाद कहीं ना कहीं ख़त्म करना इस मुश्किल, बट ये नहीं होता कि मुश्किल है तो आप कर नहीं सकते हो। मतलब अपन प्रॉपर्ली चैनलाइज करके उसको ध्यान देके आराम से टाइम मैनेज करके उसको खत्म कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक्चुअली लेने की ज़रूरत नहीं है। करंट जो टॉपिक्स हैं उस पर फोकस करते रहें और जैसे जैसे समय मिलता रहे हम पुरानी चीज़ों को कंप्लीट करते रहें। हाँ, मतलब प्रेजेंट पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना बैकलॉग पे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अभी जो करंटली चल रहा है उसको छोड़ के अपन बैकलॉग पे लग गए, तो जो भी करंट चल रहा है वो बैकलॉग बन जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है। और आदित्य, अब जैसे कि एक जो लाइफ में जो चेंज आए होंगे कि जब आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह से देखा जाता होगा। अब जैसे जब आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की कि आईआईटी में पहुंचना ही बच्चों का एक बहुत बड़ा सपना होता है, और उसमें अगर हम टॉप 100 में आते हैं तो मैं मानता हूं कि ये एक बहुत ही बड़ा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। तो लोगों का क्या प्रोस्पेक्ट है इस बारे में, आपके फैमिली का सबसे पहले, कि माता पिता को कैसा फील होता है, छोटा भाई बहन को कैसा लगता होगा कि इतना बड़ा अचीवमेंट हो गया? लाइक मेरे केस में तो ये था कि पहले जब मैं कोटा में भी रह रहा था ना, तो इनिशियली ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्टार बैच से स्टार्ट किया हूँ। इट वाज लाइक धीरे धीरे ऊपर गया हूँ स्टार बैच में। बिल्कुल देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि एक टॉपर्स स्टार्टिंग से टॉपर नहीं होता, टॉपर बनता है वो अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से। तो अब देखिए कि किस तरह से आदित्य ने भी उसी तरह से अपने जर्नी को स्टार्ट किया एक एज ए नॉर्मल स्टूडेंट, और उसने भी वो बड़े सपने देखे जिससे कि वो इतने बड़े मुकाम तक पहुंच पाया। एंड लाइक उस समय जब मैंने स्टार्ट किया तो इनिशियली तो मुझे याद है कि जब मैं स्टार में भी आ गया था ना, तब भी दे यूज्ड टू बी अनदर स्टार बैच। एंड मुझे अच्छे से याद है कि मैं उनसे बात नहीं कर पाता वो स्टार बैच के बच्चे से, बहुत ज़्यादा घबराता था। एंड आज वही बच्चे मेरे बाजू वाले रूम में रह रहे हैं। कितने खतरनाक बच्चे होंगे ऐसा लगता होगा। एग्जैक्टली, उन्होंने कितने ओलंपियाड्स निकाल रखे हैं, क्या निकाल रखा है, मेरी बात भी नहीं हो पाती थी। एंड आज वही बच्चा मेरे बाजू वाले रूम में रह रहा होगा एंड मैं नॉर्मल जाके हाय हेलो कर रहा हूँ। बिल्कुल मतलब बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है। बाकी पेरेंट्स का तो रिएक्शन कुछ ऐसा था कि हम लोग टेबल पे बैठे हुए थे, सब बच्चे, रिजल्ट आ रहे थे, एक एक करके सबकी रैंक्स आ रही थी। एंड दूसरे की रैंक सुन के लग रहा था अंडर 100 आ जाए बस। खुद का रिजल्ट देखा, ऑल इंडिया रैंक 80। मैंने मम्मी में पीछे नहीं खड़ी थी, मम्मी किसी और आंटी से बात कर रही थी, तो मैंने मम्मी को वो स्क्रीनशॉट लिया, पापा उधर थे नहीं तो पापा को स्क्रीनशॉट सेंड किया व्हाट्सएप पे, मम्मी को सेंड किया वो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे। मैंने मम्मी को खुद बोला भी नहीं क्योंकि आई वाज लाइक बहुत हैप्पी, क्योंकि मम्मी को कोटा में रहते काफ़ी टाइम हो गया था। एंड वो रिज़ल्ट देख के मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो पूरी चीज़, एक होता है ना कि एक जो मोटिव था वो कंप्लीट हो जाना, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से पापा भी सेपरेट रह रहे थे। एंड काफ़ी लोगों ने, इनफैक्ट ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, काफ़ी लोगों ने कहा पापा से भी मम्मी से भी कि आप लोग उधर ही चले जाओ नागपुर, कि अलग अलग क्यों रह रहे हो, नागपुर में भी तो एजुकेशन ठीक है। बट माई पेरेंट्स एंड आई स्टिक ऑन द डिसीजन कि कोटा में रहना है। किसी की सफलता की जर्नी के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। अच्छा आदित्य, एक बात और पूछना चाहूँगा मैं कि एक क्यूरियोसिटी बच्चों में और रहती है कि आईआईटीज़ में जाने के बाद वहाँ का लाइफ स्टाइल क्या रहता है, आईआईटी हमें ऐसी क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है जो नॉर्मल कॉलेजेस प्रोवाइड नहीं कर पाते, क्यों आईआईटीएंस इतने सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। ये तो है ही, ऑब्वियस सी बात है कि द ग्रेटेस्ट माइंड आईआईटी में पहुंचता है, लेकिन ऐसा हमें क्या प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करता है कि हमारा जो सोच है वो इतनी इनहेंस हो जाती है। आई थिंक आईआईटी ऐसा एनवायरनमेंट, बेसिकली आई थिंक एनवायरनमेंट मैं वही कहने वाला था। द थिंग इज कि जब आप आईआईटीज़ में जाते हो ना, यू सी कि आपके अराउंड हर एक बच्चा कुछ ना कुछ चीज़ में एक्सेल करने की कोशिश कर रहा है। लाइक मेरे को थोड़ी वीडियोग्राफी पसंद है तो मैं उसमें ट्राई करता हूँ अच्छा करना, किसी को कोडिंग बहुत पसंद है तो वो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी सीख रहा है, अलग टाइप की कोडिंग कर रहा है, कुछ हैकिंग में जा रहा है, कोई वेब डेवलपमेंट में जा रहा है, कोई ऐप डेवलपमेंट में जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड उसके अलावा कुछ लोग तो फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दिया, डिफरेंट कंपनीज़ के लिए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। कुछ लोगों ने, मेरे तो कुछ साथ के बच्चों के अभी सेकेंड ईयर स्टार्ट नहीं हुआ, उनके इंटर्नशिप्स लग रहे हैं ऑफ लाइक 30+ लाख पैकेजेस फॉर जस्ट 2 months।
मतलब पैकेजेस नहीं बोलूँगा, स्टाइपेंड बोलूँगा वो। तो ये सब सुन के लगता है कि यार आप समझ रहे हो कितना अच्छा एनवायरनमेंट है। मतलब हम लोगों को अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी भी होती है ना, तो हम कॉमन रूम में जाते हैं, वहाँ पे सब साथ में बैठ के करते हैं काफ़ी बार। तो इतना प्यारा वाइब है कि हर बच्चा कुछ एक्सेल करना चाह रहा है। आपको खुद से लगता है यार मैं भी कुछ करूँ, मतलब आपके पास ऑलरेडी कैपेबिलिटीज़ होगी तभी आप IITs जैसे कॉलेजेस में पहुँचे हो। एंड वहाँ पे जाके भी अगर आपको इतना प्यारा पीयर ग्रुप मिल रहा है, जैसे कि मैंने बोला पीयर ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोटा में भी मेरे को बहुत लगा था एंड IITs में भी मुझे बहुत लगता है। लाइक कल ही की बात है, हमारा शायद एक CP कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम का कॉन्टेस्ट था, मेरा मन नहीं था बट मेरे बाकी दोस्त सब दे रहे थे, तो मैंने जस्ट फोमो में आके एटलीस्ट स्टार्ट तो किया देना। उस दिन मेरा उतना अच्छा आउटपुट नहीं रहा बट एटलीस्ट मेरी प्रैक्टिस तो हुई। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती है आगे जाके लॉन्ग टर्म में। अच्छा, अदर देन अकेडमिक्स, अच्छा ओके, IITs में ऐसी और सी कौन सी लुक्रेटिव चीज़ें हैं जो बच्चों को लुभा सकती है? स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आप नाम लो वो वहाँ, ठीक है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में कोई कमी नहीं है, फंडिंग इतनी आती है। हमारे में जस्ट नया एक मित्तल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करके बना है IIT दिल्ली में, एंड उधर हर चीज़ है। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, TT टेबल ऐसे लाइन से लगी हुई है, मतलब आप जो नाम लोगे वो मिल जाएगा वहाँ। वैसे मैंने वहाँ के कल्चरल फेस्ट का भी बहुत कुछ कल्चरल फेस्ट तो है ही, मतलब हाँ रॉन्डेवू हो चाहे IIT बॉम्बे का मूड इंडिग हो, कल्चरल फेस्ट के लिए फंडिंग इतनी आती है, स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं। मैंने खुद भी काम किया है इन दैट एस्पेक्ट। एंड कल्चरल फेस्ट में ऐसा नहीं कि बस फंडिंग आ रही है, आप इंजॉय भी बहुत करोगे। मतलब आपके प्रो नाइट्स होंगे, प्रो नाइट्स में ऐसे ऐसे आर्टिस्ट आएंगे जिनका आपको लाइफ टाइम में एक बार देखने का ड्रीम होगा। ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको लगेगा यार कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते थे। मतलब एक्चुअली मूड इंडी को विजिट करने के लोग अक्रॉस द कंट्री जाते हैं, रॉन्डेवू में आने के लिए लोग अक्रॉस द कंट्री सब आते हैं। क्यों आते हैं? एंड वहीं आप सोचो वो आपके कॉलेज का है फेस्ट। बिल्कुल। मतलब बहुत डिफरेंस है, आप हर एक इवेंट को एंजॉय कर रहे हो। डिफरेंट आर्टिस्ट, मतलब डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे भी इवेंट्स रहते हैं जैसे यूट्यूबर्स यूनाइटेड हुआ, उसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स आते हैं जिनसे आपने देखा होता है यूट्यूब पे, एंड यू आर लाइक आपका ड्रीम होता है कभी मिल जाए वो इंसान। बिल्कुल, बूम बम वगैरह जैसे। हाँ, मतलब ऐसे लोग, एंड उनसे मैं उस खुद इवेंट में पार्ट था तो मैं खुद मिला, क्योंकि बैक स्टेज मिल पाते हैं आप। तो आप सोचिए अगर आप बैक स्टेज इन्वॉल्व ही नहीं होते, आप उस कॉलेज में ही नहीं होते, तो आपका कितना कम चांस है मिलने का। बहुत सारी चीज़ होते हैं। एंड ठीक है, फेस्ट आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। क्लब्स ले लो, क्लब्स आर सो ओपी। क्लब्स को इतनी प्यारी फंडिंग मिलती है क्योंकि कॉलेज में फंडिंग इतनी अच्छी आ रही होती है। तो क्लब में अगर फंडिंग होगी तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भर के हैं, आपको कुछ करना है। हमारे फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग क्लब में इतने प्यारे कैमराज रखे हैं, इतने प्यारे गिम्बल्स जो कि 50-50 हज़ार के आते हैं, आप खुद अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आपको वहाँ मिल रहा है द अपॉर्चुनिटी यूज़ एंड एक्चुअली प्रोड्यूस कंटेंट, डिफरेंट चीज़ें, इतनी सारी एक्टिविटीज़ है। डेप्सॉक हुआ, जो डेप्सॉक है IIT दिल्ली का, वो इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि अगर आप डेप्सॉक रिप्रेजेंटेटिव हो बस, मतलब अपने वो हॉस्टल के, तो आपका कंसल्टिंग में प्लेसमेंट इज हैज़ सो मच चांसेस कि अगर आपको बस उसका POR मिल रहा है तो डेप्सॉक रिप्रेजेंटेटिव का। एंड ये सब चीज़ें एक्चुअली मैटर करती है, अभी नहीं करेंगी बट मैंने भी जैसे खुद ने थोड़े टाइम डिबेटिंग की तो कहीं ना कहीं मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हुई हैं। कहीं ना कहीं मैंने अगर फिल्म मेकिंग स्टार्ट की तो नाउ आई हैव दैट थिंकिंग कि अगर ऐसे शॉट लेंगे तो बेटर लगेगा, ऐसे एडिट करेंगे तो बेटर लगेगा, ऐसे शॉट लेंगे और बाद में एडिट ऐसे करेंगे तो बहुत प्यारा बनेगा। ये सब चीज़ें आप ओवर टाइम सीखते हो, आपके पर्सोना, आपकी पर्सनालिटी को बहुत मैटर करता है ये सब। ओके, बस एक लास्ट पॉइंट आपसे बोलना चाहूँगा कि आप हमारे लर्नर्स को किस तरह से अपनी कहानी को समराइज़ कर सकते हैं? क्या आप उनको लास्ट बात बोल सकते हैं कि वो अपने गोल्स की तरफ मोटिवेटेड रहें? उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका भी एक बेहतर रिजल्ट आए बिल्कुल आप ही की तरह से? लाइक मेरा मानना है कि पढ़ बहुत लोग लेते हैं, मेहनत बहुत लोग कर लेते हैं, बट जो आपका रिजल्ट बनाता है ना वो 2-3 चीज़ें ही होती हैं, उससे ज़्यादा कभी नहीं होंगी। एंड वो 2-3 चीज़ों में जो आता है, एक होता है कंसिस्टेंसी। मतलब आई नो कि मैंने काफ़ी बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने लैग किया होगा, काफ़ी बार हुआ होगा मेरा मन नहीं होगा पढ़ने का एंड मैंने ब्रेक लिया होगा, बट इसका मतलब ये नहीं होता, ब्रेक का मतलब ये नहीं होता आप पूरे दिन कुछ नहीं पढ़े होगे। आपको वो कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ना विद द स्टडीज, डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट को टच करना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरे हफ्ते कुछ नहीं पढ़ा, ये गैप नहीं आना चाहिए। 1 दिन 2 दिन इज़ फाइन, बट हफ्ता भर छोड़ दिया, ये नहीं होता। आपको वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्योंकि फिर वो रिदम में वापस आने के बाद बहुत टाइम लग जाता है। फिर सेकेंड इज रिवीजन। मतलब आप कितनी भी तैयारी कर लो, 1-2 साल, एंड में जो आपका रिजल्ट बनाएगा वो रिवीजन होगा। अगर आपने रिवीजन के टाइम
मतलब मक्कारी दे दी, उतनी मेहनत नहीं की, तो आपका रिजल्ट नहीं बन पाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर चीज़ें आपके दिमाग में होंगी ही नहीं पेपर के टाइम तो क्या होगा। रिवीजन इज बेटर देन विजन। हाँ, विदाउट रिवीजन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो बहुत ज़रूरी है। एंड तीसरी चीज़, खुद को काम रखना है। जर्नी बहुत लंबी है, ऐसा नहीं होना चाहिए आप कभी मतलब छूट मत जाना पीछे। अगर आपको लग रहा है कि मैं शायद छूट जाऊंगा पीछे, तो उस समय पे जस्ट रियलाइज द रीज़न वाई यू स्टार्टेड। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि यू मस्ट रियलाइज कि वाई डू यू वांट टू डू इट। मेरा पर्सनली रीज़न अलग था, आपका रीज़न अलग होगा। मेरा रीज़न था कि आई वांटेड टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, मेनी ऑप्शंस। मेरे को चाहिए था कि मैं कॉलेज में जाऊँ एंड देन माई पेरेंट्स डोंट क्वेश्चन मी फॉर थिंग्स आई एम डूइंग, या मेरे को सपोर्ट करे उनके लिए। एंड दे टुडे आर सपोर्टिंग मी कि इफ़ I want to do videography, they bought me a camera, they gave me different equipments, जबकि वो कितने expensive आता है, but still they are doing stuff क्योंकि they know कि यार हमारे बच्चे ने पहले किया ना मेहनत। बिल्कुल। Now they support me for it, because even they know कि यार job security कहीं ना कहीं है। they trust you कि भाई जो कर रहा है वो हमेशा अच्छा ही करेगा, बेहतर ही करेगा, बेहतर ही करने की कोशिश करेगा एंड कुछ गलत नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलो, तो ये थी गुप्ता जी के बेटे की कहानी। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर आदित्य, और शायद हमारे लर्नर्स को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।